सर मैंने अभी 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। जिनमें से एक में भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया अभी ठीक तक। है। मेरा पहला डाउट तो यही है कि मैं 2022 अटेम्प्ट दूँ या नहीं। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, तृप्ति, प्रिया और नंदिनी? सर सही चल रही है बट डाउट्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं, एक एक करके इसीलिए आप लोग को बुलाया गया है कि आज सारे डाउट्स आप लोग के ना क्लियर करेंगे। एक एक करके सबसे पहले ना हम मतलब लाइन टू लाइन चलते हैं, ठीक है? एक एक लोग के सभी के डाउट्स लूंगा मैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ना प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स ओरिएंटेशन में तृप्ति आपके सबसे बड़े डाउट क्या चल रहे हैं अभी? मेरा पहला डाउट तो यही है कि मैं 2022 अटेम्प्ट दूँ या नहीं। ठीक है। आपका प्रिया सबसे बड़ा डाउट क्या है? मतलब मैं आपके सर मैंने अभी 3 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। जिनमें से एक में भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया अभी ठीक तक। है। और स्टडी मैंने बहुत ज़्यादा करी, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है। ओके। आपका डाउट ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ। प्रीलिम्स में ऐसा क्या करते हैं जिससे हम सिलेक्शन हाँ। इंश्योर कर सकते हाँ, हैं, है क्योंकि ना? मेरी आंसर राइटिंग सही है, ओके बट प्रीलिम्स में अटक जा रही हूँ मैं बार ओके बार। ओके ओके ठीक है। नंदिनी आपका क्या डाउट मेरा है? भी यही है, मुझे प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ते कैसे हैं ये नहीं समझ आता। मैं एक ही एक उसमें मतलब Okay. मेन स्पेसिफिक तो समझ आ गया है। ठीक है। प्रीलिम्स Prelims में जो doubt एक है। मैंने अटेम्प्ट दिया हुआ है, ओके। दूसरा है ये क्लियर सेकंड नहीं अटेम्प्ट हुआ है था। आपका। ओके, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले तृप्ति मैं आपके ही आंसर कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों को फिर मैं एक साथ डील करूँगा। मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया अभी तक। ओके, कोई इशू नहीं है। 2022 आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट की थी अपनी? ये प्रारंभ 4 से पहले मतलब बेसिक्स पढ़ रही थी मैं। पढ़ रहे थे तब भी एक आइडिया लेना चाह रहा था मैं, कौन सा मंथ? जनवरी 2021 बोल सकते हैं। हाँ। लगभग एक साल हो गया आपको प्रिपरेशन लगभग। करते हुए, ठीक है? और आपके मेजर कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी कवर हो चुके हैं जो आपको कॉन्फिडेंट देता है? हिस्ट्री मान सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी हाँ मान सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी मतलब चल रहा है। ओके। बाकी अभी थोड़े डाउटफुल हाँ। सिचुएशंस में हैं। मेनली मेरा ये डाउट है, मेरा ऑप्शनल मैथ्स है ओके, तो उसका great, सिलेबस वैसे ही वास्ट है। बिल्कुल। उसकी प्रिपरेशन करते हुए लेट हो गया, मैंने उसको लेट ज्वाइन किया तो मतलब। आपका मैथ्स अभी क्लियर है आप बोल रहे हो? हाँ वो तो क्लियर है। ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। तो तृप्ति एक काम कर सकते हैं ना कि 2022 वाला जो सेशन है ना, आप अगर प्रीलिम्स के लिए आप क्लियर नहीं हो तो थोड़ा तो मुश्किल पड़ेगा। अभी आपने कोई टेस्ट दिया है क्या अभी तक? नहीं अभी नहीं दिया। आप ना एक टेस्ट दे के देखना। अभी जैसे 6 तारीख का प्रज्ञान अभी आ रहा है ना, आप हाँ सबको पता मैंने होगा, देखा फेस। ठीक है? तो आप सब लोग उसमें इनरोल करके ना एक बार टेस्ट दे के देखना कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आपकी करंट प्रिपरेशन का लेवल क्या है। आपको लगता है कि नहीं, मान के चलो, जरूरी नहीं है कि 100 प्लस आए तो ही क्लियर हो। अगर आपके 70-80 इसमें मार्क्स भी होते हैं ना तो भी एक हम अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसको पावरफुल कंसीडर करते हुए कि 70-80 से गुड मार्क, जो भी लैग है उसको 2-3 महीने में कवर अप कर सकते हैं। अगर इतने आते हैं तब तो इट्स गुड, अगर इससे कम आते हैं तो फिर एक डाउट होगा। उस केस में आप या तो वैभव सर को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मैं अपना भी नंबर दे दूंगा आप लोग को। जो भी डाउट आते हैं आप लोग डायरेक्टली फिर एक बार मेरे से डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है? आप लोगों का जो ये डाउट है प्रिया और नंदिनी की, नॉर्मली क्या होता है कि प्रीलिम्स का मेजर स्ट्रैटेजी नहीं समझ आता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, प्रीलिम्स इस पूरे एग्जाम का सबसे ज्यादा डाइसी गेम है। इस सिचुएशन में ना प्रीलिम्स को आप सबसे बेहतर तरीके से तभी समझ सकते हो जब आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया होगा। आप लोगों ने किया है क्या अभी तक? सर मतलब लास्ट टाइम मैंने पेपर देने से पहले सारे सॉल्व किए थे लेकिन उतना डिटेल में टाइम देके एनालिसिस ठीक है। नहीं किया था। आपने? सेम ऐसे ही है। सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो सबसे जो ये अनसर्टेनिटी है ना प्रीलिम्स का, वो सबसे ज्यादा तभी दूर हो पाता है जब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ना थोड़ा अच्छे से थॉरोली पढ़ा हो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ना एक बार पढ़ लो उस क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप लोग पहली बार पढ़ोगे ना तो यू विल गेट अ चंक ऑफ इट, कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं यहाँ पर। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ोगे ना, अगेन यू विल रियलाइज कि अरे इसमें ये भी छिपा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे पॉलिटी की हम लक्ष्मीकांत है, जब भी जितनी बार, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था कि जितनी बार मैं हम लक्ष्मीकांत पढ़ता था उतनी बार मेरे को एक नया चीज मिलता था कि अरे पिछली बार कैसे छोड़ दिया तो इम्पोर्टेंट है। तो समझ लो इसी तरीके से ना आपके पेपर के साथ भी होगा कि जब भी आप लोग नए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार देखोगे, जितनी बार रियलाइज करोगे, वो हर बार उस तरीके से ही आएगा कि कुछ नया मिल गया मुझे, ये ट्रेंड मुझे पता ही नहीं था। वो क्या करेगा ना, आपके टॉपिक्स डिफाइन करेगा। एक्चुअल में टॉपिक्स कैसे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट मान लो आप पढ़ रहे हो तो उन सब्जेक्ट्स के तरफ आपको कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है वो थोड़ा सा बताएगा।
सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि प्रीलिम्स इज ऑलवेज लाइक अ डाइसी गेम, तब तक भी रहेगा जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल तक जाओगे तो भी जाएगा। वो सिचुएशन सॉल्व इस बेसिस पर हो सकती है कि आपका ना प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये है कि आप लोग थोड़े से क्वेश्चंस की जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, जैसे मान के चलो आप लोगों को एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आप एग्जाम में ना उसको अप्लाई कर सकते हो। और आप मान के चलो कि देयर आर 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चन में अगर आप अपनी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन से जाते हो ना, जिसमें एक मेजर चंक करंट अफेयर्स का मैं बोल रहा हूँ और एक मेजर चंक मैं स्टैटिक प्लस कंटेम्पररी डेवलपमेंट का बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्योरली स्टैटिक पर बहुत रेयर ही आते हैं, हो सकता है आते भी हों। तो करंट अफेयर अगर मान के चलते हैं, इट विल कवर अप्रोक्सीमेटली इन बिटवीन 25% से 40%। तो मैं बोलता हूँ कि चलो 25 सबसे कम ले लेते हैं, 25 क्वेश्चन, या फिर और कम ले लेते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड आते हैं, और रेस्ट जो है 70 से 75 क्वेश्चन हमारे इस वाले रेंज में आते हैं। करंट अफेयर अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से आप अप्रोक्सीमेटली 50% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। 50% विल बी आउट ऑफ द बॉक्स, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी ना हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मैं कहता हूँ इसमें से 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको आते होंगे। 70-75 क्वेश्चन ये आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, चूंकि आपने साल भर इसी की तैयारी ही की है ना। तो मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं आप लाई करोगे इन बिटवीन 35 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। बट स्टिल अगर मैं देख रहा हूँ ना कितने क्वेश्चन बन रहे हैं अपने, टोटल अभी 45 बन रहे हैं, क्या 45 क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। ये सिचुएशन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का है। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद करनी है आपको खूब सारी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब आप अब इससे ऊपर भागोगे ना, इससे ऊपर भागने का मतलब ये है कि अब आपको खेलना है क्वेश्चंस ऐसे जोन में जहां पर आपके पास नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं है और खेलना है तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। वहीं पर मैं बोल रहा था एलिमिनेशन टेक्निक। अब इसमें आपको एनी हाउ ना अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 क्वेश्चन भी और अटेंड करने हैं। आप ये समझो कि अभी आपने हाफ ऑफ द जर्नी कवर की है। इस 45 क्वेश्चन की जो एफिशिएंसी होगी, मैं बोल सकता हूँ, वो हाई होगी। हो सकता है कि 45 में से अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन तक आपके सही हो, क्योंकि फिर वही बात है कि यही आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, इसी क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट हो। लेकिन बाकी के 30-40 क्वेश्चन पर एफिशिएंसी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। हो सकता है कि इन 40 क्वेश्चन में से मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन ही सही हो, बाकी 50% गलत हो जाएंगे। बट कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, क्योंकि एनी हाउ अगर मान के चलो कि इस 40 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद भी हमारे 15 क्वेश्चन सही होते हैं, तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी हमारी। तो 25 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन के बराबर होगी, ठीक है। 8 क्वेश्चन हमारे सही वाले भी गलत हो जाएंगे, और हमने यहाँ से 15 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेशन में सही किया है ना, 40 क्वेश्चन में से। तो 15 क्वेश्चन हमारे सही हो गए, लेकिन इसमें से 8 क्वेश्चन वापस चले गए हमारे। 8 क्वेश्चन अगर मैं डिडक्ट भी कर देता हूँ तो भी 7 क्वेश्चन सही हुए हमारे। 45 यहाँ के आसपास में 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन हमारे सही जो भी हो रहे थे, उसमें अगर हम ये चंक ऐड करेंगे तो हम लोग अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो मेजर गेम जो है ना, ये यहाँ तक सब लोग आते हैं, उसके बाद का ट्रैवल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और यही यूपीएससी को, प्रीलिम्स को सबसे ज्यादा डाइसी बनाता है। यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी खूब सारी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। बहुत बार बोलते हैं ना कि ये यूपीएससी से मतलब नहीं है, इसको मत पढ़ो, ठीक है, अवॉइड कर सकते हो। प्रायोरिटी हमेशा सेट करनी चाहिए, एक बाउंड्री के बियॉन्ड जाके नहीं पढ़ना चाहिए। बट जितना हॉरिजॉन्टल आप कवर कर सकते हो उतना हॉरिजॉन्टल आप कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि ये 30-40 क्वेश्चन फिर वैसे ही लगेंगे, तभी आपके स्कोर होंगे, ठीक है। अब आपकी एफिशिएंसी कितनी कहाँ पर है, आप ये तो मैंने केवल एक छोटा एग्जांपल दिया है, आप लोग इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो, खूब सारी प्रैक्टिस करके, ये देखते हुए कि मेरा इस वाले सेक्शन में कितनी एफिशिएंसी आती है। जब मैंने एलिमिनेशन टेक्निक लगा के कुछ क्वेश्चंस अपने स्मार्ट गेस वर्क पर हमने सॉल्व किया। स्मार्ट गेस वर्क इज अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, वो कभी नहीं जाएगा, वो ही सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसीलिए उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी स्मार्ट गेस वर्क की, आप उतना करीब आते हो प्रीलिम्स से। कुछ लोगों की प्रीलिम्स है ना हर साल क्लियर होते हैं। क्यों होते हैं? उनके पीछे यही वाला है स्टार्ट है कि उन्होंने स्मार्ट गेस वर्क की पकड़ हो गई है। और स्मार्ट गेस वर्क एक ऐसी आर्ट है जिसको कोई सिखा नहीं सकता है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करके ही गेन कर पाओगे। तो इसीलिए उसमें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं उसमें। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इसलिए बात कर रहा था
क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको शायद ये बताएगा कि एक्चुअल में आपको मतलब किस ओरिएंटेशन में गेस वर्क अपने आजमाने हैं, है ना। क्योंकि अगर आप मान लो किसी टेस्ट सीरीज के पीछे पढ़ते हो, वो टेस्ट सीरीज मान लो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो जो शायद यूपीएससी नहीं पूछती है ना। तो अगर ये क्लियर होगा तो आप जब भी नॉर्मल इसके लेवल के क्वेश्चंस में आप गेस वर्क लगा के अगर करेक्ट कर पा रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस पे अपनी कमांड हो गई है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो चलो मतलब लिमिटेड ही है ना, कितने होंगे, आप 10 साल के पेपर उठा के देख सकते हो, है ना। क्योंकि उससे ज्यादा पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इनफैक्ट अगर आप 10 साल नहीं भी कवर करते हो तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि 5 ईयर तो आप डेफिनेटली देख लो। 5 ईयर में एक्चुअल में ना बहुत सारे चेंज हुए। उसके पहले कुछ अलग ही माहौल चलता था, अब थोड़ा डिफरेंट हुआ है। तो एक ट्रेस भी बन जाएगा आपका कि क्या क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस आए हैं। और प्लस साथ ही साथ ये भी आप डिस्कस कर सकते होगे, मतलब ये भी आप डिटेल में ला सकते होगे कि एलिमिनेशन टेक्निक कितना बार वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस पे एक बार वर्क करना, देखना कि कितना पॉजिटिव इफेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। उसके हिसाब से हम ऐसे ही कभी और भी सेशन रख लेंगे एग्जाम के आसपास में, थोड़े पहले उससे, और फिर हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स से रिलेटेड और किसी को कौन सा और डाउट है? जैसे स्टैटिक होता है, हमने स्टार्टिंग से जब क्लासेस थी वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो क्लासेस थी आपकी, उसके बाद फिर मेंस की स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। तो अब जैसे रिवीजन मैंने सोचा है 10th फेब से मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ूंगी। तो ठीक है। उसमें रिवीजन जब करते हैं तो हम सिर्फ प्री फोकस सोच के कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे एक मतलब डिफरेंशिएट करना नहीं आता। वैसे तो एग्जाम बहुत ज्यादा ऐसा मतलब लाइन ड्रॉ नहीं है कि भाई ये इसके इधर प्रीलिम्स है उसके उधर मेंस है, दोनों में ना बहुत ओवरलैपिंग होती है। तो ऐसा सेग्रीगेट करके तो नहीं पढ़ सकते। देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जहां पर हम डिमार्केट कर सकते हैं क्योंकि वो मेंस के सिलेबस में, प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, उनका जिक्र करना अभी के लिए जरूर, वो तो आप सबको पता होगा। प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर देखे जाए तो 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैं हमेशा से डिफाइन करता हूँ, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होते हैं। उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट, ये 7 सब्जेक्ट्स आते हैं। ये 7 सब्जेक्ट्स दोनों में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब आप प्रीलिम्स की तरफ पढ़ते हो तो उसमें ऐसा कोई भी सेक्शन हार्डली ही आपको मिलेगा जब आप, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का एग्जांपल लेता हूँ, वहां से समझ में आ जाएगा। पॉलिटी में क्या है कि आपने गवर्नर इश्यूज को पढ़ा है, ठीक है। अब जैसे उसमें क्या बोलेगा ना कि मेंस वाले क्वेश्चन में आपको ये बोल सकता है कि भाई गवर्नमेंट का जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नर का जो रोल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे प्रोसीड करने में या फिर किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में, वो हो सकता है कि अभी अंडरमाइन किया जा रहा है या फिर उसको ना सेकेंडरी दिया जा रहा है, या फिर ऐसा वैसे है नहीं, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में आपकी क्या ओपिनियन है कि गवर्नर के इस पोजीशन को हम और स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें रखनी पड़ेंगी, आपको केसेस पता होने चाहिए कि जहां पर करंट अफेयर्स में ऐसे 2-3 केसेस हमें सुनने में आए हों, तो उस तरीके से आपको मेंस की प्रिपरेशन है। प्रीलिम्स में इस पे क्या क्वेश्चन आएगा, गवर्नर का हो सकता है आर्टिकल पूछ ले, गवर्नर की कोई स्पेशल पावर पूछ ले, है ना, कि वो कौन से आर्टिकल वैसे हार्डली यूपीएससी उतना ज्यादा फोकस नहीं करता है, बट स्टिल कभी कभी कर भी लेता है। तो आर्टिकल मुझे तो लगता है कि याद होने चाहिए, मतलब आप जब भी पढ़ते हो तो गवर्नर का कौन सा आर्टिकल है, कहां से कहां तक वो डिफाइन हुआ है, वो एक बार आपको पता होना चाहिए। वो आपके मेंस में भी हेल्प करेगा। जब भी आप मेंस के आंसर लिखोगे तो आप लिख सकोगे कि हाँ गवर्नर इस आर्टिकल से अपनी पावर लेता है। तो वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने लिए। और इसमें गवर्नर में और क्या आ सकता है, गवर्नर में आएगा कि आपको पता होना चाहिए कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है, इनके पास पावर क्या क्या है। तो एक हमारी ना ऑब्जेक्टिविटी आ रही है इसमें। हमारा इसमें ये नहीं पूछा गया कि आपका क्या ओपिनियन है, ओपिनियन नहीं चाहिए हमें फैक्ट्स चाहिए। फैक्ट्स भी ऐसे बिल्कुल बेस फैक्ट नहीं चाहिए कि भाई आर्टिकल ये नंबर हमने रख लिया तो काम बन गया। उसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नर को अगर ये पावर दी गई है तो उसको कौन दे रहा है ना, क्यों दिया गया है, जो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वो आप प्रीलिम्स में फोकस कर सकते हो। तो ये आपको डिफाइन करता है। जब भी ओपिनियन की बात आएगी तो आप अपने ओपिनियन को मेंस पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। उसके अलावा जो भी बचता है, समझ लो कुछ भी प्रीलिम्स में आ सकता है, किसी चीज का भी जिसमें स्टेटमेंट फ्रेम हो सकता है और उसमें ट्रू एंड फॉल्स लगाया जा सकता है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत। प्रीलिम्स इज ऑल ट्रू एंड फॉल्स, है ना। हमें बस यही तो देखना होता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। उसमें मल्टीपल चॉइस बना देते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं, या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट देते हैं। तो बस इतना ही करना है कि आपको हर स्टेटमेंट जहां पर लगे ना कि हाँ इसमें ट्रू फॉल्स बनाया जा सकता है, तो वो स्टेटमेंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है आपको?
प्रीलिम्स सर Prelims से। सीसैट के लिए मेरे को हाँ। बस ये पूछना था, जैसे मैथ्स अगर वीक है तो मैथ्स अगर हम बाकी सब करने से हो सकता है सीसैट भी क्लियर, क्योंकि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा वीक है अगर। ओके तृप्ति, आपका मैथ्स ऑप्शनल है। मैं ये पूछने वाली थी कि सीसैट के लिए कब से पढ़ना है। आपको पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, आपका फिर तो भी मैथ्स ऑप्शनल लिटिल है। बिट पढ़ना तो पड़ेगा ना। वो मैथ्स और ये मैथ्स डिफरेंट है। डिफरेंट है। हाँ, ये ऐसा थोड़ी ये वाला मैथ्स और वो तो अलग होता है। अच्छा, आपके मैथ्स में क्या पढ़ते हो आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट? मॉडर्न है और ये डिफरेंशिएशन है Okay. और ये कोन्स स्फीयर ये सब, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है। different है। मतलब ये हम लोग तो एक्स वाई लेके सॉल्व करेंगे ना, अगर वैसे हम सीसैट को सॉल्व करने लगे तो टाइम चला जाएगा। बिल्कुल। वो उसमें शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना होता है, कितने मिनिमम नहीं, टाइम में। मुझे मैं इस पर थोड़ा डिफर करता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि यूपीएससी ने इधर भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है। आपके गैस वर्क और गैस वर्क मतलब लगता है, और कभी कभी ना आपको रियल सिचुएशन में हाँ, परसीव वही करना connect पड़ता है, करके। कनेक्ट करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन है, मान लो अब जैसे उसने बोला कि भाई 1 से 100 तक की गिनती में आप बताओ कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, तो इसके लिए कौन फॉर्मूला रट के नहीं जा रहा है। तो आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग ब्रॉडन करके ना वहां पर लिखना पड़ेगा कि अच्छा चलो ये 2 रिपीट करने को बोल रहा है, तो 1 से लेके 10 में एक बार 2 आएगा, उसके बाद 12 में आएगा, 20 में आएगा, उसके बाद 32, 42 ऐसे ऐसे करके हर बार आएगा, तो उसको काउंट करना है। तो क्या होगा कि हमारी केवल ना लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट कर रहा है वो, कि क्या आप उतने स्मार्ट हो उसको बाइफरकेट कर पाने में, उतना सोच पाने में, और वो भी प्रेशर में, क्योंकि सीसैट का पेपर यूजुअली लेंथी होता है ना। तो सीसैट में वैसे तो दोनों पार्ट आता है, किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, मेरा सही। अगर आपका वो सही है ना तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ना आप 2 पार्ट्स देखोगे, एक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े स्टेंजार्स होते हैं और उन पे एक ही क्वेश्चन आता है, कुछ छोटे वाले भी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि इजी पोर्शंस ऑफ बोथ को पहले अटेंड कर सकते हो। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है तो आप छोटे छोटे वाले पैराग्राफ पहले पढ़ के उसको सॉल्व करके डन कर दो। जो बहुत बड़े पैराग्राफ है उनको अभी के लिए छोड़ दो, फिर आपने मैथ्स पे स्विच कर जाओ। मैथ्स के कुछ एक रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफी इजी होते हैं मेरे हिसाब से। जो भी एक नॉर्मल यूपीएससी का एस्पिरेंट है उसका दिमाग इतना होता है कि वो उसको सॉल्व कर ले जाएगा, तो उस पर स्विच कर जाओ। उसके बाद आपको वापस से अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बड़े वाले पैसेज पे, क्योंकि मैथ्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे चंक में जब आप इसको सॉल्व करते हो और फिर फाइनली आपका सबसे डरावना सब्जेक्ट जो है मैथ्स अगर आपको लगता है तो आप उस पर स्विच करके जितना भी टाइम बचा है आप उसको देख सकते हो। और पहले तक तो मैं ऐसा भी बोलता था कि आपने अपने टॉपिक्स बाइफरकेट कर लो कि आपके कौन कौन से इजी टॉपिक्स हैं। मान लो वर्क टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है या फिर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो यूजुअली अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसा ही है। तो डिफिकल्टी लेवल आप अपना लेवल डिसाइड कर लो कि मेरे को इस क्वेश्चन को ना छूना ही नहीं है, नहीं छूना है तो नहीं छूना है, और उसमें एग्जाम में कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए अवॉइड कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। आप बताइए तृप्ति, आप क्या बोलना चाह रही हैं? आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी होती है? आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी होती है, ठीक है, अभी मेंस पर आएंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में और कोई डाउट किसी का? करंट कैसे कवर करना होता है? प्रीलिम्स के लिए हाँ, ठीक है। कब तक का करना होता है? देखो ऐसा तो कोई डिफाइन नहीं है पहली नहीं, बात फिर तो। भी हाँ मैं बता देता हूँ। approximately। जैसे कि अभी मेंस में इस बार क्वेश्चन आया 2014 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में जिसको मिला था, उस पर क्वेश्चन आ गया कि ब्लू एलईडीज के ब्लू एलईडी का जो एक इन्वेंशन था वो अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट था, उससे रिलेट करी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी के कोई भी एस्पिरेंट 2014 के नोबेल प्राइज को क्यों ही पढ़ेगा, बहुत होगा वो 2020 का पढ़ सकता है, 21 का पढ़ सकता है, अभी 22 में आएगा 22 पढ़ लेगा। तो करंट अफेयर का ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन हम कुछ एरियाज में फोकस कर सकते हैं। फोकस करने के लिए 2 पोर्शन है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपके लिए सबसे सूटेबल पॉइंट होता है कि आप लास्ट 6 मंथ्स पे स्पेशल फोकस करो और उसके पिछले 6 मंथ पर थोड़ा सा अच्छा कमांड होना चाहिए, मतलब 12 महीने की करंट अफेयर एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। आपके पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये कर सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 डेज या फिर 1.5 साल बोल सकते हैं इसको। तो जैसे अभी जून में पेपर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, मान लो जनवरी 2021 से स्टार्ट की, तो वो सबसे सूटेबल टाइम है। जनवरी 2021 से लेके एग्जाम के 1 महीने पहले तक का, मतलब जून में पेपर है तो अप्रैल मई को छोड़ सकते हैं, अप्रैल तक के करंट अफेयर्स आप पढ़ लो। और उसमें भी क्योंकि क्या होता है ना कि हर बार जनवरी फरवरी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बहुत होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बजट ये सब आते हैं, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस
साइंटिफिक डेवलपमेंट, चूंकि बजट एलोकेट होता है नया नया ना, तो बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट अपने अपने सेक्टर्स में लॉन्च करती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत के जो लास्ट वाले 6 मंथ हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके भी पहले वाले 6 मंथ भी इंपॉर्टेंट है, बट उसको थोड़ा कम कर सकते हो और उससे भी थोड़ा कम कर सकते हो उसके पिछले के 6 मंथ, तो एक लेवल पर आप कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है। और कोई डाउट? टेस्ट कितने मतलब लगाने चाहिए? टेस्ट देखो ऐसा कोई नंबर नहीं नहीं, होता है, ये फिर आपके इच्छा के ऊपर है। आप कितने क्वेश्चंस लगाने के बाद कॉन्फिडेंट फील करते हो, Okay. कितने क्वेश्चंस लगाने के बाद आपके स्कोर सही हो जा रहे हैं। जब तक नहीं होते तब तक लगाते रहो, कोई लिमिट नहीं है। किसी का 2 टेस्ट में भी हो सकता है, किसी का 10 में भी हो सकता है, किसी का 50 में भी हो सकता है। तो जितने आपके अपने लेवल पर रिक्वायर्ड है आप उतने लगाओ, ठीक है। प्रीलिम्स में और कोई डाउट नहीं है आई थिंक, है ना, ठीक है। मेंस पर चलते हैं अभी। मेंस में आपके तृप्ति क्या इशू फेस कर रहे हो आप? आंसर राइटिंग। ठीक है। सर बस आप मतलब मेंस में वो कुछ जिससे नंबर थोड़े ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि मैं जो आंसर राइटिंग करती हूँ तो मेरे मैक्सिमम 6.5 तक मार्क्स आए हुए हैं, 5 to 6 आते हैं। ओके। और जनरली लोग कहते हैं कि मतलब ये इनिशियल स्टेज पर अच्छे मार्क्स होते हैं, 5 to 6। तो मेंस में मेरी आंसर राइटिंग सही है। ठीक है। हाँ, बस आप नंदिनी? कुछ प्लस पॉइंट बता ओके। देना। सर मुझे ऐसे में प्रॉब्लम है, ऐसे का पेपर देखने के बाद भी, और वैसे भी थोड़ा सा मतलब कोशिश की थी मैंने लिखने की, स्टार्ट होता है फिर 2-3 पेज के बाद थोड़े से इश्यूज आते हैं कंटिन्यू करने में उसको, ठीक है। और उसकी मतलब क्लासेस भी अभी issues शायद है। नहीं हुई है। ओके, बिल्कुल। ये तो ऐसे के लिए तो सर हैं, वो क्लासेस उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर ली हैं अभी, और भी शायद कल परसों में रिकॉर्ड करेंगे वो, तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है उसको भी आप लोग को वो मिल जाएगा। तो वो तो इशू वैसे तो मुझे लगता है क्लास में कवर हो जाएगा। डायमेंशंस सोचने के लिए आपको शायद पता भी होगा आप लोगों को कि हमारा जो सिलेबस होता है ना, वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है ऐसे के लिए। तो ये मार्केट में थोरोली ये आइडिया चलता है कि आप अपने ऐसे की शुरुआत हमेशा सारे सब्जेक्ट्स GS 1, को 2, हाँ 3, GS 1, 2, 3, 4 के प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ उसको कवर कर सकते हो। तो डायमेंशन की बात तो मुझे लगता है कि नहीं आएगी यहाँ पर। दिक्कत तब आती है जब हम लोग फ्लो तोड़ देते हैं, फ्लो ही वाली है ना। तो उसके लिए तो सबसे पहले टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप लोग को। इस बार जैसे सारे फिलोसॉफिकल इस बार टाइप के वाला ऐसे रहे थे, तो ऐसे एसेज लिखना सच में चैलेंजिंग है। मतलब आपको अगर नहीं आइडिया है कि इस पे क्या लिखना चाहिए हमें, तो वो सच में इशू क्रिएट करेगा। फिलोसॉफिकल एसे इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द एसे। उस केस में आपका जो अपना एक्सपीरियंस है आप हर जगह पर उसको ऐड कर सकते हो। प्लस अभी सर की एक्चुअल में काफ़ी बड़ा क्लास रहेगा फिलोसॉफिकल एसे कैसे लिखते हैं, तो ये सर इसके लिए शायद एक लाइव सेशन भी लेंगे, तो उसमें अलग से इस चीज़ को डील करेंगे आप सभी के डाउट की। फिलोसॉफिकल एसेस को कैसे हम लोग लेते हैं, कैसे लिखते हैं, आपके तरफ से भी जो भी डाउट्स रहेंगे उसको भी वो क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे वाला मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बाकी के जो स्कोरिंग से रिलेटेड है या फिर आंसर राइटिंग आपने पूछा था कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, या तो जैसे उसको मैं एक बार बोल देता हूँ। मेंस की आंसर राइटिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो जब आपको ये फीलिंग आती है ना कि आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक हो चुका है। मान के चलो कि डे 1 से तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि डे 1 में आपके पास उतना नॉलेज नहीं है जिससे कि आप उसको शुरुआत कर सको। लेकिन फिर भी अगर आप लिख सकते हो तो शॉर्ट नोट से स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट की शुरुआत आप हमेशा शॉर्ट नोट से कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ा, उसको शॉर्ट करके देखा कि भाई 150 वर्ड में कोई मुझसे बोलता है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक, तो वो लिख पा रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज वहीं पर आता है, क्योंकि हम लोग छोटा नहीं लिख पाते, हमेशा लिखते हैं तो भावनाओं में बह के 250-300 वर्ड हो जाते हैं, खो जाता है टॉपिक हाँ। में। और पता भी नहीं चलता शुरुआत में कि क्या इंपॉर्टेंट शुरुआत करनी है, किस चीज़ को लिखना है। तो उस सेक्शन में स्कोरिंग के लिए अगर हम आते हैं कि आंसर स्कोरिंग कैसे हो सकता है, तो रिसेंटली एक मैं वीडियो भी देख रहा था, वहाँ से भी कुछ पोर्शंस में ले रहा हूँ। तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे जो कि यूपीएससी की कॉपीज चेक करते हैं, शायद आपने देखा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा बढ़िया मुद्दा उन्होंने रेज किया था कि जो इवेलुएटर्स होते हैं ना, उसमें से कुछ ऐसे इवेलुएटर्स भी होते हैं जो कि न्यूली आए हुए हैं, यूपीएससी ने उनको अभी अपॉइंट किया है, उनको अच्छे से गाइडलाइंस दी जाती है कि भाई कहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रखनी, कहाँ पर आपको नंबर देने हैं। तो हर क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको मेंशन करना ही है, उन कीवर्ड्स पर नंबर होते हैं। अगर आप उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हो तो वो विजिबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। अगर मैं भी एक न्यूट्रल पर्सन बनके कॉपी चेक करूँगा तो मैं भी सबसे पहले विजुअल में यही देखूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो भी मेजर डिमांड्स थी वो कीवर्ड्स अगर मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख गए ऊपर ही, तो मैं पहले ही मन बना लूंगा कि ये आंसर ठीक लिखा होगा। मतलब एक पॉजिटिव मेरे पास पहले ही फीलिंग आ गई कि हाँ ठीक है, ये सही हो सकता है, अब मैं उसके अंदर जाऊँगा।
कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अभी रिसेंटली जो रिक्रूटेड हैं उनको करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहेगा। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी एज 50s में 60s में है, बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड है, बट उन्होंने अपने टाइम पे शायद कुछ और किताब पढ़ी हो, हमें नहीं पता होगा। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी बिल्कुल लो लेवल की नॉलेज, लो लेवल तो नहीं बोलूँगा, मतलब एकदम जनरल नॉलेज जो कि सब लोग लिखेंगे, तो आंसर में वो भी होना चाहिए इतना जनरल कि वो जो पुराना पर्सन उसको कॉपी को इवेलुएट करने बैठा है वो भी रियलाइज़ करेगा अच्छा अच्छा ये तो सही लिखा है, क्योंकि ये उसके टाइम का है, उसको पता है, वो चीज़ खोजेगा वो। कुछ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट भी होने चाहिए। लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो कि सामने वाला पर्सन को लगे कि वो अंडरमाइन कर ले अपने आप को कि मुझे ही नहीं आता ये बच्चे कहाँ से लिख रहे हैं, तो उस केस में भी नंबर उतने नहीं मिलेंगे। बहुत सिंपल आंसर भी ना हो कि ये लगे कि इमेच्योर पर्सन ने इसको अटेम्प्ट किया है। तो लैंग्वेज के ऊपर कमांड पहला चीज़। दूसरा आपका जो नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज मेरे हिसाब से सब लोग ले लेते हैं, नॉलेज का इशू नहीं है वहाँ पे, और अबंडेंट नॉलेज है, आपको बस उसको कैटेगराइज करना है। प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि जो क्वेश्चन पूछा, मान लो क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो वो तीनों पार्ट सबसे पहले तो विजिबल होने चाहिए कि व्हाट इज पूछा है, फिर पूछा है हाउ दिस विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस, इलस्ट्रेट या फिर इलस्ट्रेट योर आंसर, सपोर्ट योर आंसर विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो व्हाट इज पूछा है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जब व्हाट इज ही पूछ ले तो हम तो डिफाइन कर सकते हैं सिंपल। तो डिफिनीशन में उसकी प्रॉपर हेडिंग के साथ हो कि दिस हैज बीन डिफाइंड एज, या फिर दिस इज कॉल्ड, ये जो भी पूछा है, तो वो प्रॉपर पहला आंसर एड्रेस हो गया। अभी दूसरा पूछा था कि हाउ दिस विल अफेक्ट, तो आप क्या करो ना, कोशिश करो कि हर बार क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट को कॉपी करो। अगर पूछा कि हाउ दिस विल अफेक्ट द चेंज इन द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, तो आप लिखो कि दिस विल अफेक्ट द चेंज इन डेवलपमेंट ऑफ समथिंग एज फॉलोज, और उसके बाद आप पॉइंट नंबर 1 2 3 लिख दो, तो समझ में आ गया कि भाई दूसरा क्वेश्चन पूछा था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये 5 पॉइंट में कवर्ड है। अब जो 5 पॉइंट लिखे हैं उसमें भी आप एक कीवर्ड डाल सकते हो हर बार, कि मान लो आप किसी का ग्रोथ रेट दिखा रहे हो, विमेन के लिए बोल रहे हो, तो आप एक अच्छा सा कीवर्ड डालो, विमेन एम्पावरमेंट, अंडरलाइन करो, और उसके अंदर लिखो कि द ग्रोथ ऑफ विमेन, या फिर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, तो उसमें आप एक लाइन में एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट फिर से एक हेडिंग, उसके बाद फिर एक लाइन, फिर एक पार्ट ये खत्म हो गया, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। अब इसको थर्ड पार्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि हमने तो ऊपर ही डिस्कस कर दिया। तो जब भी हम हेडिंग लिखते थे, स्टेटमेंट लिखते थे, उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में एग्जाम्पल डैश और एग्जाम्पल भी लिख दिया। अगर एग्जाम्पल हमारे बहुत अच्छे हैं या फिर किसी अच्छे डेटा फैक्ट्स को हम कोट कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर दिया, और फाइनली उसको कंक्लूड कर दिया। मतलब ये एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है किसी भी आंसर का। अगर आप इस चीज़ को मैच नहीं कर पा रहे हो, अब उसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जो हमने पॉइंट रखा ना 1 2 3 4 5 सेकंड पार्ट में अपने बॉडी में, उसमें ऐसा हो सकता है कि जब हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी तो हम जो कम इंपॉर्टेंट वाली बात होगी उसको हम पहले लिख देंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। तो वो समझ से आएगा आपको कि ये नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है ना तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस डायमेंशन पर पड़ रहा है, तो इसको सबसे पहले रखना है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में अचानक से नहीं आएंगी, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, वैसे मेरे हिसाब से ना प्रिया 5-6 मार्क्स भी अच्छे होते हैं। जो भी ऐसा बोल रहा है कि स्टार्टिंग में ही इतने मिलते हैं, और स्टार्टिंग में क्या, मुझे तो टाइम हो गया है राइटिंग हाँ बिल्कुल, तो ये 5-6 मार्क्स अच्छे हैं आपके लिए, कोई इशू नहीं है। तो सर ये वो मैं पूछे से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट माइंड में नहीं आ पाते हैं, जैसे 5-6 बोल रहे हैं, मैक्सिमम 2 ही पॉइंट आ पाए, बिल्कुल तो वहाँ पे भी पॉइंट में लिखना है, ये पैराग्राफ नहीं, वहाँ पर जहाँ पर आपके पास अगर ऐसा है कि बात नहीं आ रही है ना, तो फिर आप पैराग्राफ पे स्विच कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप पॉइंट्स में लिखो, जहाँ पर आपके पास कम है तो आप वर्ड्स के साथ खेलो, मतलब दोनों है, फैक्ट्स और वर्ड्स, जहाँ पर भी आप लगे स्विच करते रहो इन बिटवीन, कोई इशू नहीं है। पैराग्राफ में भी लेकिन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पैराग्राफ में जितना भी आपको पता है उतना ही अंडरलाइन कर दो, लेकिन कर दो फिर, वो बहुत ज़रूरी है। तो और क्या डाउट है इसमें मेंस को लेकर? सर जैसे अभी क्लासेस बहुत सारी बची हैं और मतलब अभी प्री के लिए पढ़ना है, तो हम ऐसे मतलब सोच सकते हैं कि अभी छोड़ दें फिर बाद में करें, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता, प्रॉब्लम ये हो जाती है। अगर बाई चांस जैसे प्री निकल जाता है, उसके बाद फिर रिवीजन करना होता है, लेकिन क्लासेस बची होंगी, तो अभी कंफ्यूजन है क्योंकि अभी 20-30 क्लासेस बची हुई है। ठीक है, देखो अगर 20-30 क्लासेस बची हैं तब तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपने जैसे बोला कि 10 फरवरी के बाद से मुझे प्रीलिम्स पर स्विच करना है, तब तक मैं क्लासेस ख़त्म कर लूँ, तो कोशिश करो, अगर 10 तक नहीं हो पाता है तो आप उसको 15 कर लो, ऐसा कोई डाउट नहीं है, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो इस अटेम्प्ट के लिए, तो आप मेंस के टाइम पर के लिए कुछ भी मत छोड़ना, आपको जो भी करना है वो भी कर लो। प्रीलिम्स का क्या है कि मतलब थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा, 5-6 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है,
तो अगर जो भी लेक्चर्स आपके बचे हैं उनको एक्सटेंड करते हुए आप सारे कवर कर लो पहले, उसके बाद आप देख लेना, फिर अपने प्रीलिम्स पर स्विच करना। वहाँ पर भी एक प्रॉपर शेड्यूल रहे आप लोग के साथ कि इसको रिवीजन, आप लोग रिवीजन को लिए प्रॉपर टाइम दो, अपने जो भी अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़े हैं जो भी है आपके लिए। अभी एक उड़ान मैगजीन आ रही है हमारी, लास्ट ईयर भी आई थी, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो इस बार हमने उसको ना बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो वो भी एक आपके रिवीजन फ्रेंडली मटेरियल जैसा हो सकता है कि एट द एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है उस सब्जेक्ट को, ठीक है। फाइनली वैसे भी और भी चीज़ें हो सकती हैं कि उसको आप बुक के फॉर्म में, एक ऐसी नॉवल के फॉर्म में पढ़ लो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको अंडरलाइन कर लो जो आपको नहीं पता है, और नेक्स्ट टाइम पे रिवाइज करते टाइम फिर उन अंडरलाइन वाली चीज़ों को पढ़ लो। तो ऐसी ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग को प्रीलिम्स, तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो, जो भी जिसकी भी आपका तो भी शुरुआत है। तो आपके लिए तो मैं अभी बोलूँगा कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, हो सकता है कि आप 23 को अपना मेन टारगेट बना सकते हो। बाकी आप दोनों लोग के लिए प्रीलिम्स 2022 भी एक अच्छा टारगेट हो सकता है, ठीक है। और कोई डाउट है आपके मन में ओवरऑल अभी पूरे यूपीएससी के प्रिपरेशन से रिलेटेड? सर मेरा ये कि अभी मैं फैब से स्टार्ट करूँ या मार्च से प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आपने मेरा प्रीलिम्स के लिए तो ऑलरेडी भी पढ़ रखा होगा ना शायद? पढ़ाई तो करी है। मेरे साथ एक मेन दिक्कत ये भी होती है कि मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ना वहाँ पे मैं उस नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाती। वो मुझे आता है और वहाँ से निकलने के बाद रियलाइज होता है कि अच्छा इसका ये भी आंसर हो सकता है। ओके ओके, मतलब पैनिक सिचुएशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ आप मैं। परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। हाँ उस केस में ऐसा हो सकता है ना कि आप प्रैक्टिस जब भी करते हो ना तो यूजुअली आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, 2 घंटे मतलब 2 घंटे, उसके बाद पेपर नहीं देना है आपको। और उतने ही प्रेशर के साथ अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली अगर साथ में रहती है या फ्रेंड साथ में रहते हैं तो उनसे बोलो कि भाई 2 घंटे बाद मेरा पेपर छीन लेना, कुछ भी हो जाए, मेरे को इसके बाद नहीं देना है। रियल सिचुएशन में आप बात करना, OMR शीट्स मार्केट में आती है ना, तो आप कोशिश करो कि अगर क्वेश्चंस डिजिटल अगर आप दे रहे हो तो आप उनका एक प्रिंट आउट ले लो क्वेश्चन का, या फिर एक कलेक्ट कर लो, 5-10 पेपर इकट्ठा प्रिंट आउट ले लो, जो भी है। मतलब एक रियल सिचुएशन में उतने ही प्रेशर के साथ पेपर दे के प्रैक्टिस कर लो। तो 4 बार 5 बार आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आपके लिए उतना कुछ नहीं रहेगा। हालांकि उस टाइम पे प्रेशर तो रहता ही है, ऑब्वियसली वो बिल्कुल नेचुरल है, कोई इशू नहीं है, बट आपने चूंकि उसको इतनी बार झेला होगा तो शायद आपके लिए थोड़ा वो कम हो इस बार, है ना। तो 2 घंटे का टाइमर लगा के आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, या फिर थोड़े कम, जो भी आपको टाइम है जितना भी आपके पास, उतना जरूर कर लेना। 2 घंटे में वो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो उससे आपको ये प्रेशर थोड़ा सा डील हो सकता है, ठीक है। और कोई डाउट आपके यूपीएससी या फिर यूपीएससी से बाहर का भी कोई अगर डाउट है? कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करते हैं? मतलब कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। वो लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते रहते हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट इट्स ऑल अपॉन यू कि आप प्रायोरिटी किसको देते हो, ठीक है। गोल हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आज कोई फैमिली में इशू है, आज अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हूँ तो इशू हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि अगर नहीं भी पहुँचे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, आपके ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई तो जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप लॉन्ग टर्म देखो कि आज चले गए तो अपना कुछ तो छूट रहा है, इसको कवर करने के लिए आगे और भी डिजास्टर्स अपने लाइफ के साथ पूरा ही गेम भी बिगड़ सकता है, या इतना तो नहीं होगा वैसे एक दिन में, बट स्टिल कुछ तो इफेक्ट आएगा उसका बड़ा। तो क्या ये पोस्टपोन करने लायक है क्या? अगर पोस्टपोन कर सकते हैं ना तो कर दें, क्योंकि फॉर द ग्रेटर गुड जब आप लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलते हो मन में तो बहुत सारे आपको ना मुश्किल के साथ साथ बलिदान देने पड़ते हैं। हो सकता है कि घर वाले आपको सोचने लगे कि अब तो बाहर निकल गए, अब घर वाले को सपोर्ट ही नहीं है, बट आपको भी पता है कि चलो ये मोमेंट्री है, 1 साल 2 साल होगा, प्रिपरेशन जब अपनी खत्म हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली मुझे तो इन्हीं के लिए करना है, या फिर अपने लिए करना है, या फिर सोसाइटी के लिए करना है, तो उसमें ये भी तो रहेंगे ना। तो आप हमेशा बड़ा प्लान देखो कि अभी नहीं भी होता है, या अपने को थोड़ा लोग अपने कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना कि सपोर्टिव नहीं है, ऐसा है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आइसोलेट होके, लेकिन एकदम आइसोलेट नहीं होना चाहिए। अपने पीयर ग्रुप जो भी आपको सपोर्ट करता है ना इस एग्जाम के लिए, उसके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस अपना डिस्कशन बंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।